हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जो भी अभी तक 2012 से लेकर 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस अध्याय में हम लोग जो है से पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं इस अध्याय में हम लोग वो भी देखेंगे। चलिए तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और इस लिंक को सभी के पास सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए तो सेकेंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का और इसका क्या नाम है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यह देखिए आप लोग के सामने फर्स्ट प्रश्न है। चलिए देखिए यह क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है वो आप लोग के सामने है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, चलिए बतलाना है कि भारत में वित्तीय वर्ष का जो अवधि है वो कब से कब तक की है। देखिए यह क्वेश्चन जो है 2013 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था, 2019 में भी और 2020 में भी। देखिए यह क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इस क्लास के माध्यम से जान सकते हैं। इतने बार जो है यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए तो बतलाइए भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी ऑप्शन 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। चलिए बतला दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बतलाते चलेंगे। तो याद रखिएगा भारत में जो वित्तीय वर्ष की जो अवधि है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जिनका भी जो है सी आ रहा है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, बताइए 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। यह 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। यह ऑप्शन है 22,553 रुपये, बी ऑप्शन है 22,494 रुपये, सी ऑप्शन है 6610 रुपये और डी ऑप्शन है 54,850 रुपये। चलिए बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 22,494 रुपये। याद रखिए बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, बताइए। यह देखिए 2024 के जो है द्वितीय पाली में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। ये ऑप्शन है 1798, बी ऑप्शन है 1848, सी ऑप्शन है 1868 और डी ऑप्शन 1911। मतलब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है से कब लगाया गया था, आप सभी लोग बतलाएंगे। तो याद रखिएगा यह 1868 में लगाया गया था। और राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम कौन लगाया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मतलब चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए बतलाइए चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे। अभी देखिए 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ऑप्शन है उत्पादन से, बी ऑप्शन है आय से, सी ऑप्शन है व्यय से और डी ऑप्शन इनमें से सभी से। मतलब चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है, आप सभी लोग बतला देंगे। तो याद रखिएगा चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है से इनमें से सभी से, जिनका भी डी है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इसका जो है डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बतलाइए। आय और उपभोग का अंतर यह 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्पादन, बी ऑप्शन है बचत, सी ऑप्शन है विनिमय और डी ऑप्शन है वितरण। चलिए बतलाइए आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा आय और उपभोग का अंतर जो है बचत कहलाता है। याद रखिए कहने का मतलब होगा कि जब कोई व्यक्ति कमाता है तो वो क्या है कि आय का सृजन करता है, और उसमें से क्या है कि कुछ खर्च कर रहा है तो उसको बोलते हैं उपभोग। तो आय में से जब कुछ व्यक्ति खर्च करता है तो क्या बच जाता है, तो बचत बच जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 20 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। मतलब यह देखिए 2025 में पूछा हुआ
प्रश्न बतलाइए। सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, सी ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बतला दीजिए, इसके आंसर जो है से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है से तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? बतलाइए, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? देखिए 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ये ऑप्शन है लगान, बी ऑप्शन है मजदूरी, सी ऑप्शन है ब्याज और डी ऑप्शन है मिश्रित आय। चलिए बतला दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? सभी लोग बतला देंगे कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा, पूंजी का जो पारिश्रमिक होता है वो ब्याज होता है। क्या होगा? ब्याज। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? बतलाइए। अगर राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? यह देखिए 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ऑप्शन है सीमांत आय, बी ऑप्शन है कुल आय, सी ऑप्शन है कुल बचत और डी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। चलिए बतलाइए। तो इसका आंसर जो है कौन सही होगा? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? बतलाइए, निम्न में से क्या जो है पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? बतलाइए। यह देखिए 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। यह ऑप्शन है उपकरण, बी ऑप्शन है मशीन, सी ऑप्शन है ट्रैक्टर और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए बतला दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। जिनका भी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? चलिए बतलाना है कि इनमें से कौन है जिसमें मूल्य ह्रास का मान जो है शामिल नहीं है। यह देखिए 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ये ऑप्शन है ए एनडीपी, बी ऑप्शन है एनएनपी, सी ऑप्शन है जीडीपी और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए बतला दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एनएनपी। जिनका भी आ रहा है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बतला दीजिए। यह देखिए प्रश्न 2025 में पूछा गया था। बतलाइए, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन और डी ऑप्शन है साइमन कुजनेट्स। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे सभी लोग, इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पीसी महालनोबिस। जिनका भी ये आ रहा है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, चलिए बतला दीजिए, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। यह देखिए 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। बतला दीजिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे। ये ऑप्शन है पारिवारिक आय, बी ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सी ऑप्शन है सरकार की आय और डी ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। चलिए बतलाइए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जिनका भी डी आ रहा है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सर्वाधिक यानी बतलाना है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बतलाइए। यह देखिए प्रश्न 2015 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2023 में भी और 2024 में भी पूछा गया। बतलाइए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यह ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है हरियाणा। इसलिए बतलाइए, तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भारत में। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी से ये बी इज करेक्ट आंसर, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बतलाएंगे।
प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। देखिए यह प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। ए ऑप्शन है आयकर, बी ऑप्शन है उत्पाद कर, सी ऑप्शन है बिक्री कर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बतला देंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। चलिए बतला देंगे सभी लोग। ये ऑप्शन है आयकर, बी ऑप्शन है उत्पाद कर, सी ऑप्शन है बिक्री कर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बतलाएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। जिनका भी ये है एकदम सही है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को जो है शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। चलिए देखिए यह प्रश्न 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी और 2025 में भी। चलिए बतलाना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है। सभी लोग बतलाएंगे। ये ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है वित्त विभाग और डी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जिनका भी ये है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। चलिए बतलाइए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम कौन लगाए थे। देखिए 2021 में भी पूछा गया और 2022 में भी। चलिए सभी लोग बतलाएंगे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। चलिए बतलाइए। अभी थोड़ा देर पहले हम बतलाए थे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कब और किसके द्वारा लगाया गया था। चलिए सभी लोग बतला देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दादा भाई नौरोजी। जिनका भी डी आ रहा है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। चलिए बतलाइए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। देखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा हुआ है। चलिए बतला देंगे। ये ऑप्शन है आर्थिक विकास, बी ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि, सी ऑप्शन है समावेशी विकास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बतला देंगे इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए तो बतला देंगे सभी लोग। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा आर्थिक वृद्धि। जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। चलिए बतलाइए। यह देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है से कब हुई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है से बतला देंगे। ये ऑप्शन है 1951, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1954 और डी ऑप्शन 1956। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुआ था वो हुई थी 1954 में। याद रखिएगा। जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर 1954। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। चलिए बतला दीजिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है से जरूर बतलाएंगे। चलिए बतला दीजिए। ये ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम फर्स्ट में भी बतलाए हुए हैं। चलिए बतला दीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है। सभी लोग बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग एकदम जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बतला दीजिए कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। चलिए
तो याद रखिएगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, जिनका भी सी एकदम सही है। सी करेक्ट आंसर। अभी बतलाया था तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र को ही कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र रहे तृतीय क्षेत्र वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? बताइए गरीबी के कुचक्र की धारणा कौन दिया था? देखिए यह क्वेश्चन 2022 में प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी पूछा गया था, और 2025 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बतला देंगे गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन है मार्शल ने, बी ऑप्शन है किन्स ने, सी ऑप्शन है पिगू ने, और डी ऑप्शन है ड्रैगनर नर्क्स ने। चलिए सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए बतला दीजिए सभी लोग। गरीब की कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो याद रखिएगा रैगनर नर्क्स, रैगनर नर्क्स, जिनका भी डी है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बतलाइए गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? चलिए सभी लोग बतलाएंगे इसका आंसर क्या होगा। यह देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ऑप्शन है 2100 कैलोरी, बी ऑप्शन है 2400 कैलोरी, सी ऑप्शन है 2200 कैलोरी, और डी ऑप्शन है 2600 कैलोरी। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बतलाइए कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? चलिए बतलाइए। ये बतलाना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है से कौन लिखे हैं वो बतलाना है। देखिए यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है से दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो दादा भाई नौरोजी, जिनका भी डी है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। देखिए 2023 में भी पूछा गया, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। कौन लिखे हैं? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? चलिए बतला दीजिए भूमि का जो पारिश्रमिक है वो क्या कहलाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए ऑप्शन है ब्याज, बी ऑप्शन है मजदूरी, सी ऑप्शन है लाभ, और डी ऑप्शन है लगन। मतलब भूमि का पारिश्रमिक जो होता है वो क्या कहलाता है। देखिए प्रश्न 2024 में पूछा गया है। सभी लोग बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए भूमि का पारिश्रमिक जो होता है वो लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। और अगर पूंजी का पारिश्रमिक पूछता है तो ब्याज कहलाता है। चलिए याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? बतलाइए सभी लोग। ये देखिए 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए इसका आंसर जो ऐसे क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग बतलाएंगे। ये ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सी ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और डी ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद। बताइए देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सभी लोग बतलाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद, जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बतलाना है कि बिहार के किस जिले का जो है सो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार के, अगर भारत का पूछता तो क्या होता? गोवा। बतलाए हुए हैं अभी तुरंत कि भारत के किस राज्य की अगर बात होता तो याद रखिएगा
क्या हो जाएगा, गोवा। लेकिन बिहार के किस जिले की बात हो रहा है? देखिए यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया और 2018 में बतलाना है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? ये ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है शिवहर और डी ऑप्शन है नालंदा। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या होगा, पटना। जिनका भी ये है एकदम सही है, यही करेक्ट है। बिहार में जो है पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछेगा कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो कम हो जाएगा शिवहर का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ही गया कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए सभी लोग बतला देंगे। यह देखिए क्वेश्चन 2014 2018 में पूछा गया है। चलिए बतलाइए, पटना गया शिवहर नालंदा। तो अभी तुरंत बतलाया कि अगर कम का बात करेगा तो कम है शिवहर और ज्यादा है किसका, तो पटना का, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, सी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए सभी लोग बतला देंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है से आंसर बतलाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ये देखिए क्वेश्चन 1949 में, बी ऑप्शन 1950 में, सी ऑप्शन 1954 में और डी ऑप्शन 1940 में। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए राष्ट्रीय आय विकास परिषद समिति का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1949 में। जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किसका कथन है? बतलाइए। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि यह गरीब है, किसका कथन है? बतलाएंगे सभी लोग। ये ऑप्शन है मार्शल का, बी ऑप्शन है किन्स का, सी ऑप्शन है पिगू का और डी ऑप्शन है रेगनर नर्स का। चलिए सभी लोग बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में, यह किसका कथन है, ऐसा किसने कहा था? बतलाइए। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब, किसने कहा था? तो याद रखिएगा रेगनर नर्स ने। जिनका भी डी है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सभी लोग बतलाएंगे, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बतलाना है कि बिहार की आय में जो है सर्वाधिक योगदान जो है किसका होता है। ये ऑप्शन है सेवा क्षेत्र का, बी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र का, सी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बतलाएंगे सभी लोग, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी से है, कृषि क्षेत्र का। जिनका भी सी है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां? चलिए बतलाना है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जो है से कितनी विधियां हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। चलिए सभी लोग बतलाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? तो याद रखिएगा 5 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बतलाना है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। ये ऑप्शन है 70%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 80% और डी ऑप्शन है 50%। बतलाएंगे बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 80%। जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसा के भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? बताइए। तीसरा के भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सुझाव कौन दिया था? ए ऑप्शन है मार्शल ने, बी ऑप्शन है किन्स ने, सी ऑप्शन है पिगू ने और डी ऑप्शन है ड्रैगनर नर्स ने। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा तीसरा के भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए सुझाव जो दिए थे वो किन्स दिए थे। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है से बी सही है, बी इज करेक्ट है। जिनका भी बी है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है। ये ऑप्शन है $46,040, बी ऑप्शन $40,046, सी ऑप्शन $50,546 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बतलाएंगे अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो याद रखिएगा $46,040। जिनका भी यह है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सन 2005 से 6 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर जो है से क्या होगा। सन 2005 से 6 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? ए ऑप्शन है 6610 रुपये, बी ऑप्शन है 5610 रुपये, सी ऑप्शन है 5236 रुपये और डी ऑप्शन है 2326 रुपये। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग बतलाएंगे। तो सन 2005 से 6 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो था 6610 रुपये था, जिनका भी यह एकदम सही है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, बतलाइए राष्ट्रीय आय का जो सृजन है वो किसके द्वारा होता है? ये ऑप्शन है उत्पादक क्रियाओं द्वारा, ए ऑप्शन है साधन द्वारा, बी ऑप्शन उत्पादक क्रियाओं द्वारा, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही, उत्पादक क्रियाओं द्वारा, जिनका भी बी है एकदम सही है। तो यही था इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से याद करिए, एग्जाम में आप लोग को इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से अभी तक इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, अगले चैप्टर का हम लोग अगले दिन करेंगे। सभी कोई इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप सभी लोगों को आज के क्लास कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे। धन्यवाद।